हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संविधान से संबंधित विभिन्न प्रकार की समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कितनी सारी मांगे की गईं, कितने सारे प्रस्ताव लाए गए, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें काफ़ी सारी कमियों को देखते हुए भारतीयों के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। इसके बाद में फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को लाया गया, उसमें भी काफ़ी कमियां देखने को मिली, जिसके तहत उस प्रस्ताव को भी भारतीयों के द्वारा अस्वीकार किया गया। इसके बाद में 1946 का कैबिनेट मिशन आता है और उसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा में सदस्यों की संख्याओं का निर्धारण किया जाता है, जिसमें 389 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं और ये जो सदस्य हैं ये 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम लोग संविधान सभा से संबंधित विभिन्न समितियां एवं उनके अध्यक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान की विभिन्न समितियां। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके पश्चात 11 दिसंबर को बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और फिर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तावित की जाती है, जो उद्देशिका 22 जनवरी 1947 में क्या की जाती है, स्वीकृत हो जाती है। इसके बाद में फिर 1947 में माउंटबेटन आते हैं और माउंटबेटन ने उन्होंने योजना के आधार पर, संस्तुति के आधार पर वहाँ पे 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और आज़ादी के पश्चात 29 अगस्त 1947 को एक बैठक की जाती है। 29 अगस्त 1947 को एक बैठक की जाती है, जिसमें प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 को। अब ये जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रारूप समिति है, इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अब ये 7 सदस्य कौन कौन से थे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला नाम आ जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये क्या होते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन से सदस्य होते हैं? नंबर 2 डीपी खैतान। नंबर 3 बीएल मित्रा। नंबर 4 केएम मुंशी। नंबर 5 मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 6 गोपाल स्वामी आयंगर।
नंबर 7 कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो जाते हैं? 7 सदस्य। और ये 700 सदस्य किस समिति में होते हैं? तो प्रारूप समिति में। अब देखो इसमें से 2 क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति में का जब गठन किया जाता है उस समय कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो प्रारूप समिति का जब गठन किया जाता है तो कुल मिलाकर के ये 7 सदस्य रखे जाते हैं, जिसमें से डीपी खैतान की जगह पे टीटी कृष्णामाचारी जी आ जाते हैं। टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। कार्यकाल के दौरान क्या हो जाती है? जब डीपी खैतान जी की मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पे कौन आता है? तो टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। और बीएल मित्रा, ठीक है, दूसरे जो व्यक्ति होते हैं बीएल मित्रा, उन बीएल मित्रा की जगह पे नया व्यक्ति कौन आता है? माधव राव जी, ठीक है। बीएल मित्रा क्या कर देते हैं? ये जो है इस्तीफा दे देते हैं और इनके इस्तीफा देने के बाद में जो नया व्यक्ति यहाँ पे इस समिति में ऐड किया जाता है वो किसे जोड़ा जाता है? माधव राव जी को। और डीपी खैतान की क्या हो जाती है? कार्यकाल के दौरान मृत्यु, ठीक है। इनकी जो है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, जिसके तहत फिर इनके स्थान पे किसे बिठाया जाता है? टीटी कृष्णामाचारी। तो इस तरीके से जो है प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के कितने सदस्य थे? 7। कौन कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? डीपी खैतान, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पे कौन बैठाया गया? टीटी कृष्णामाचारी। फिर तीसरा व्यक्ति कौन था? बीएल मित्रा, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, इनकी जगह पे कौन आया? माधव राव जी आए। फिर अगला व्यक्ति कौन था? के एम मुंशी। फिर नेक्स्ट मोहम्मद सादुल्ला, नेक्स्ट गोपाल स्वामी अयंगर, नेक्स्ट कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस तरह जो है कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति जो है वो प्रारूप समिति में आए। अब इसके बाद में हम लोग जो है अन्य समितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग समिति का नाम पढ़ेंगे और उस समिति से संबंधित उसका अध्यक्ष कौन है उसके नाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो इधर लिख लेंगे समिति का नाम और इधर अध्यक्ष, ठीक है। पहले लिखेंगे प्रारूप समिति, दूसरी संघीय शक्ति समिति, तीसरी संघ संविधान समिति, नेक्स्ट राज्य समिति, अगली प्रांतीय संविधान समिति, नेक्स्ट मौलिक अधिकार, एवं सलाहकार समिति, अगली है अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इनके अध्यक्षों की बात कर लें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दूसरी है संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू,
नेक्स्ट है संघीय संविधान समिति या संघ संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली है राज्य समिति। राज्य समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में फिर आ जाता है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में मौलिक अधिकार एवं सलाहकार समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली है अल्पसंख्यक समिति। तो इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसके बाद में आगे लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट कर लीजिए इसको। सात पॉइंट हो गए थे, आगे लिखेंगे 8वां पॉइंट। प्रक्रिया का शासन समिति। प्रक्रिया का शासन समिति। नेक्स्ट संचालन समिति। अगला है झंडा समिति। ठीक है। तो झंडा समिति में दो व्यक्ति हैं, एक तो हैं स्थायी और दूसरे हैं अस्थायी। इसमें दो अध्यक्ष रखे गए हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। इसके बाद में अगला है गृह समिति। गृह समिति। नेक्स्ट है व्यापार क्रम समिति। व्यापार क्रम समिति। और एक और लिख लेंगे संविधान सभा की कार्य समिति। संविधान सभा की कार्य समिति। ठीक है। तो देखो पहली क्या है? प्रक्रिया का शासन समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है संचालन समिति। संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला क्या है? झंडा समिति। तो झंडा समिति में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। और अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी में आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है झंडा समिति में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और जेबी कृपलानी जी को जो है झंडा समिति का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में जो है गृह समिति में इनके अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। गृह समिति के अध्यक्ष कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद में व्यापार क्रम समिति। व्यापार क्रम समिति के कौन है? के मुंशी।
KM मुंशी। और अंतिम आता है आपका संविधान सभा की कार्य समिति, जिसके अध्यक्ष हैं JV मावलंकर, JV मावलंकर। और ये जो आपके JV मावलंकर जी हैं, ये हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो कौन थे? तो JV मावलंकर जी थे। तो इस तरीके से जो है संविधान की विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, जिसमें प्रक्रिया समिति का, शासन समिति का या प्रक्रिया का शासन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? स्थायी JV कृपलानी है और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गृह समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। व्यापार क्रम समिति के अध्यक्ष KM मुंशी और संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष JV मावलंकर। तो इस तरीके से इन सारे व्यक्तियों ने मिलकर के या इन सभी समितियों के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और ये जब हमारा संविधान बना तो हमारा संविधान किस तारीख को बनकर तैयार हुआ, इसको नोट कर लें। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो हमारा संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम लोग विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विधि दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया? संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को पारित कब किया गया? तो पारित भी कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। सॉरी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारा संविधान जो है वो आंशिक रूप से लागू कब हुआ? आंशिक रूप से कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ही। नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित जो आपके कुछ अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। और अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारा संविधान जो है वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे संविधान को बनने में कुल समय कितना लगा? तो सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कभी कभी संविधान बनने में खर्च भी पूछ लिया जाता है, तो खर्च कितना आया था? तो लगभग 64 लाख रुपए, लगभग 64 लाख रुपए का जो है व्यय आया था हमारे संविधान को बनने में। तो इस तरीके से जो है ये हमारे कुछ क्वेश्चन जो है बनकर के तैयार होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी अंतिम बैठक पे काफ़ी सारी चर्चाएं की गई थी और उन्हीं चर्चाओं के आधार पर जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। इस डेट को और भी कई सारे पॉइंट हैं। इसी डेट को क्या हुआ था? हमारा जो है राष्ट्रगान अपनाया गया।
24 नवंबर 1950 को ही राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। इसी दिन जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति को भी चुना गया। और जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना वो कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने जो है पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? हमारा संविधान लागू कर दिया गया। और इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक चीज आती है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को ही बनकर के तैयार हो गया था तो उसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसको जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो उसी को देखते हुए कि ये 26 जनवरी जो है वो हमारी यादगार बनी रहे, तो उसको जो है उन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था। तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। तो अब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस न मना करके उसको हम नए दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम लोग संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस देश के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे संविधान में शामिल की गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।